इंटरनेट पहली दफा 1960 की दिहाई में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ARPA के जरिए वजूद में आई, जिससे अमरीकी फौज अपनी खुफिया मालूमात की तरसील का काम लिया करती थी। ठीक 30 साल बाद 1990 में इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए कमर्शलाइज कर दिया गया। अब जाहिर है कि अमेरिका ने अपनी हिफाजत की कीमत पर तो इसे कमर्शलाइज नहीं किया होगा। अपने डिफेंस के लिए इससे मजबूत कोई निज़ाम दरियाफ्त करने के बाद ही इसे पूरी दुनिया को बेचना शुरू किया होगा। इसी तरह आपने द टर्मिनेटर, ट्रांसेंडेंस, द मशीन, अवाटार, मैट्रिक्स वगैरह जैसी बेशुमार मूवीज देखी होंगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसके पीक पर दिखाया गया है। जबकि AI पर मबनी पहला जामे सॉफ्टवेयर ChatGPT मार्केट में आता है 2022 को, और जाहिर है कि AI का जो सिस्टम असल में अंडरग्राउंड में चल रहा है वो इस रिलीज शुदा वर्जन से बहुत आगे की कोई एडवांस चीज है, जिसका कंट्रोल शायद सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट के पास हो। सुपर आर्मी या सुपर सोल्जर का भी आपने तस्करा सुना होगा। ये एक ऐसी आर्मी है जिसके सोल्जर्स को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, थकन का एहसास नहीं होता और जख्मी होने पर इसके जख्म भी जल्दी भर जाते हैं। ये आर्मी अब तक बनी है या नहीं, इस पर तो कुछ नहीं कह सकते, मगर अमेरिका और चीन एक दूसरे पर एक ऐसी सुपर आर्मी तैयार करने के इल्जामात जरूर लगाते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन मौज़ूआत का हमारे उन्वान से क्या ताल्लुक है। जी बहुत गहरा ताल्लुक है, अभी बताते हैं आपको। अफगान जंग या अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के हवाले से आज हम आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं। एक परसेप्शन तो ये है कि अमरीका के ऊपर हमला हुआ 9/11 को, और अमरीका ने तालिबान से उसामा बिन लादेन की हवालगी का तकाजा किया, और इनकार पर अमरीका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। 20 साल तक अमरीका खाक छानता रहा, और फिर चूंकि अफगान बहुत बहादुर हैं, अमरीका 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर्स खर्चने के बाद भी कब्जा बरकरार न रख सका और बिलाखिर अफगानिस्तान छोड़कर भाग निकला। क्या ये सब इतना सादा और आसान फहम है? सिर्फ एक शख्स उसामा बिन लादेन के लिए अमेरिका ने कई मुमालिक पर मुश्तमिल नेटो को साथ मिलाया, खरबों डॉलर्स खर्च किए, अपने और नेटो अफवाज के हजारों फौजी कत्ल करवाए, और बिलाखिर 20 साल बाद पता चला कि जी उसामा तो वहाँ है ही नहीं, कहीं और बैठा है, और जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पर सिर्फ चंद हेलीकॉप्टर्स भेजकर उसे आराम से कत्ल किया और चले गए। उस ऑपरेशन की एक वीडियो जरूर रिलीज की गई, मगर ना उसकी लाश किसी को दिखाई गई और ना ही किसी को उसे दफनाने दिया, बल्कि पुरस्कार तौर पर उसामा गायब हो गए। ये सब बहुत पुरस्कार और अपने आप में सवालों का एक पिटारा है। इसके बाद अपना मेन मकसद पूरा होने के बावजूद 10-11 साल तक मजीद अफगानिस्तान में बैठा रहा, पैसे खर्चता रहा, अपने फौजी मरवाता रहा, और फिर अचानक से एक दिन अपना सारा सामान बांधा और 7 अरब डॉलर्स का असलहा अपने दुश्मन यानी तालिबान के लिए छोड़कर चला गया। क्या वाकई हम इतने बेवकूफ हैं कि ये सब मान जाएं, या ये कि क्या वाकई में अमेरिका, जो दुनिया की सबसे मजबूत थिंक टैंक रखता है, बाकी दुनिया से 30-40 साल आगे का सोचता है, वो इतना बेवकूफ है? आप खित्ते के अक्सर कद आवर सियासतदानों को ये बात कहते हुए सुनेंगे कि हमें आज तक समझ ही नहीं आया कि अमेरिका अफगानिस्तान आया क्यों था। जी बिल्कुल, ये मामला इतना सादा फहम नहीं है। हम चंद सवाल आपके सामने रखते हैं, आप सोचें और इसका जवाब कमेंट करके हमें बताएं। सवाल नंबर 1, ये बात अब इस्टेब्लिश्ड है कि अमेरिका को तालिबान से कोई मसला नहीं था, बल्कि बज़ाहिर उन्हें उसामा बिन लादेन से मसला था। तो सवाल यह है कि आपने एक शख्स को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी मुहिम जोई क्यों की? जहां जिस मुल्क यानी पाकिस्तान से उसामा मिला आपको, क्या वहां आपने पहले फौज कशी करके कब्जा किया फिर तलाश में लग गए, या महज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और चंद हेलीकॉप्टर्स के जरिए आप उसामा को कत्ल करने में कामयाब हो गए? तो यही काम आपने अफगानिस्तान में क्यों ना किया? वहाँ तो वैसे ही भूखमरी है और जासूस आपको किसी भी खित्ते से ज्यादा सस्ते मिल सकते थे, फिर वहाँ पर आपने बाकायदा लश्कर कशी क्यों की? सवाल नंबर 2, उसामा तो 2011 में मारा गया, अमेरिका जिस मकसद के लिए आया था वो पूरा हो गया था, फिर 10 साल तक वो क्यों बैठा रहा अफगानिस्तान में? ये भी एक प्रोपेगेंडा था, और अमेरिका ने खुद इस प्रोपेगेंडे को अपने ही लोगों के जरिए फैलाया कि जी हमसे दरख्वास्त हो रही है कि हमने 80s में भी ऐसे ही छोड़ा था अफगानिस्तान को और हमारे लिए मसाइल पैदा हो गए थे, लिहाजा इस बार आप ऐसे गंद छोड़कर ना जाइए। क्या किसी नॉनसेंस रिक्वेस्ट पर अमेरिका अपने डॉलर्स जाया करता रहा और अपने लोग मरवाता रहा? ये जहन में रखिए कि अमेरिका एक एक डॉलर सोच समझकर और 10 मुतालबात मनवाने के बाद देता है।
सवाल नंबर 3, अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी जनरल का ही बयान है कि तालिबान ने 2 दफा, एक बार 2005 के आसपास और दूसरी दफा 2011 में हमें पैगाम भेजा कि हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। आप बेशक हमें अफगान हुकूमत में थोड़ा हिस्सा दे दें, मगर हमें सिर्फ अमन का यकीन दिलाएं और हमारे खिलाफ अपने ऑपरेशंस रोक दें ताकि हम आकर अपने इलाकों में आराम से रह सकें, और इसके बदले में हम भी आपके खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ खत्म कर देंगे। लेकिन दोनों दफा इनकी पेशकश को ठुकरा कर कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गयी ताकि तालिबान को गुस्सा दिलाया जा सके और जंग पर ही कायम रखा जा सके, और वो उस वक्त तक जंग जारी रखें जब तक अमेरिका चाहता है। ऐसा क्यों किया यूएस ने? सवाल नंबर 4, खुद साबिक अफगान सदर हामिद करजाई का इस बात पर अमेरिका से फटा पड़ गया था कि ये रातों को हेलीकॉप्टर्स वेपन्स से भरकर तालिबान के इलाकों में फेंक आते हैं, और वो बार बार कहता रहा कि हमारे पास इस बात के ठोस सबूत मौजूद हैं। ऐसा क्यों? एक तरफ तो बज़ाहिर आप तालिबान को ख़त्म करने पर लगे थे, और दूसरी तरफ आप इनको मजबूत क्यों कर रहे थे? सवाल नंबर 5, कतर में उनके लिए दफ्तर खुलवा कर उन्हें स्ट्रीमलाइन करने में आप क्यों मसरूफ थे, जबकि वो आपसे बिला किसी मुआवजे के जंग बंदी पर राजी हो गए थे? सवाल नंबर 6, एक तरफ तो अमेरिका अफगानिस्तान में अरबों डॉलर लगाकर एक जमहूरी हुकूमत कायम करने और इसे चलाने और एक मुनज़्ज़म आर्मी बनाने में मसरूफ था, तो दूसरी तरफ वो एक मुसल्लह गुरोह से, जिसे वो खुद टेररिस्ट कहते थे, के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि लूली लंगड़ी ही सही, मगर अवाम के वोटों से आई हुकूमत को ही मुज़ाकरात करने देते तालिबान से। फिर आपने मुज़ाकरात टोटल अपने हाथ में क्यों रखे, और ये मेक श्योर क्यों किया कि तालिबान आपके बनाए हुए जमहूरी हुकूमत के हम पल्ला ही दिखे? सवाल नंबर 7, अफगानिस्तान के लोग इस बात के गवाह हैं कि अमरीकी फ़िज़ाइया ने सिर्फ एक हफ्ते में तालिबान की कमर तोड़ दी थी, और उनके आला ओहदेदार दाढ़ियां शेव कर करके पगड़ियां फेंक फेंक कर तालिबान से बरात का ऐलान कर रहे थे, और शुरू के 5-6 साल तालिबान के बगैर बहुत अमन अमान रहा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इतने मजबूत क्यों कर हुए कि आपके ऑफिशियल आर्मी के मुकाबले में आ खड़े हुए? सवाल नंबर 8, जहां अमेरिका ने 20 साल गुजारे थे, वहां पर वो चंद माह मजीद रहकर अपना सारा असलहा वगैरह समेट कर ले जा सकता था, मगर क्या वजह है कि आप $7 बिलियन का खतरनाक और इंतहाई एडवांस असलहा अपने बज़ाहिर दुश्मन के लिए छोड़कर चले गए? तो दोस्तों, ये तो थे कुछ सवालात। अब आते हैं इस इम्कान की तरफ कि अगर ओसामा या तालिबान महज बहाना थे, तो अमेरिका आखिर अफगानिस्तान आया क्यों था? ये याद रखिए कि ये महज एक लॉलीपॉप से बढ़कर कुछ नहीं है कि जी अफगान बहादुर बहुत हैं और अमेरिका दुम दबा कर भाग गया। अफगान बेशक बहादुर हैं, मगर दुश्मन आपको ये लॉलीपॉप देकर असल वजूहात और हासिल करदा नताइज या असल प्रोजेक्ट या गेम से बेखबर रखना चाहता है। आजकल ममालिक पर मुआशी, सियासी और फिक्री कब्जे होते हैं, ना कि फौजी या लश्कर कशी के जरिए। 20 साल भी बहुत लंबा अरसा है। आजकल के मॉडर्न दौर में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आजकल तो सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं, बूट्स ग्राउंड्स में उतारे बगैर सिर्फ जंगी जहाजों से अपने टारगेट्स को निशाना बनाकर घंटे 2 में ऑपरेशन निपटा लिया जाता है। 20 साल कब्जा करके कौन बैठता है, वो भी एक ऐसी सरजमीन पर जहाँ ना तो तेल निकलता है और ना ही सोना। तो बज़ाहिर जहनों को जंग में उलझाकर आप कुछ तो बड़ा कर रहे थे। खुद 9/11 के वाकयात शकूको शुबहात से लदे हुए हैं। एक सुपर पावर जिसके खुद तो छोड़ें, इसके पड़ोसियों की फिजाओं में भी परिंदा पर नहीं मार सकता इसकी इजाजत के बगैर, फिर इतनी बड़ी प्लानिंग और हमले कैसे हो गए? इस पर खुद मगरबी और अमेरिकन लिखारियों ने दसियों किताबें लिखी हैं और 9/11 को मशकूक करार दिया है। फिर ये कि जाते हुए अफगानिस्तान को पढ़े लिखे और बाशऊर अफराद के हाथों में देने के बजाय वापस उसी ग्रोह के हवाले करना जिससे ये बज़ाहिर जंग लड़ रहे थे और जिनका मॉडर्न एज सोसाइटी से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं, वो मासवाए जंगो खून रेजी के कुछ नहीं समझते। मुल्क की बाग दौड़ फिर से इन्हीं के हवाले करना बहुत बड़े सवालात को जन्म देता है। क्या मुमकिन वजूहात हो सकते हैं? अमेरिका का यहाँ आना और 20 साल गुजारना असल मकसद क्या था? पहली मुमकिन वजह हो सकती है अमेरिका का अपने इंतहाई जदीद और मोहलिक हथियारों का टेस्ट करना।
یہ ممکن ہے کہ امریکہ کو کوئی ایسی سرزمین چاہیے تھی جو کہ اس کے اپنے شہروں سے دور دشمن کے بارڈرز پر ہو اور وہاں پر وہ اپنے نئے بنائے گئے ویپنز کو ٹیسٹ کر سکے، جیسے کہ انہوں نے مدر آف آل بامبز کا ٹیسٹ کیا۔ دوسری ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے اس خطے کی آبادیوں یعنی چین، روس، ایران، افغانستان، پاکستان، وسطی ایشیائی ریاستوں اور انڈیا کے لوگوں پر جینیٹک امپیکٹ ڈالنا یا بوقت ضرورت اس خطے کے افراد کے رویوں کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کرنا۔ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ روس، چین اور امریکہ بارہا ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ بایولوجیکل ہتھیار بنا رہے ہیں۔ بایولوجیکل ویپن کی جدید شکل یہ ہے کہ کسی خاص خطے یا کسی خاص نسل کے لوگوں کی خصوصیات کو مد نظر رکھ کر وائرس بنائے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ پانی کا ایک گلاس کسی ایسے وائرس سے آلودہ ہوگا جس کا اثر صرف بلو آئیز والے شخص پر پڑے گا۔ اس پانی کو بلو آنکھوں والے کے علاوہ کوئی بھی پیے اس پر کوئی منفی یا مثبت اثر نہیں پڑے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا افغان جنگ سے کیا لینا دینا؟ تو یہ ممکن ہے کہ واٹر فلٹریشن یا پیوریفیکیشن کا کہہ کر کسی خاص علاقے کے کنووں، تالابوں یا واٹر سورسز کی دوسری جگہوں کو آلودہ کر کے خود افغانوں پر آزمایا گیا ہو اور مستقبل میں ان سے کوئی خاص کام لینا مقصود ہو، یا پھر واٹر وینز یا زیر زمین پانی کے رگوں کے ذریعے ان بایولوجیکل مالیکیولز کو ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک خطے سے دوسرے خطے میں منتقل کرنا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ یہ واٹر وینز، جنہیں جیوپیتھک سٹریس ویوز بھی کہا جاتا ہے، زیر زمین پانی کا اصل سورس ہیں۔ ایسا کرنے کا مقصد کسی خاص نسل یا جین کو متاثر کرنا ہو سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں روس یوکرین جنگ کے دوران روس نے ایک ایسے لیبارٹری پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے جہاں پر امریکہ بایولوجیکل ہتھیاروں پر ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا۔ خود یوکرین پر امریکہ کا اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنا بے معنی نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے سے چھوٹے پروجیکٹ کے لیے انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس رکھے ہوتے ہیں اور ہر اینگل سے 20 بار کاسٹ ورسز بینیفٹ انالائسز کرنے کے بعد ہی کسی پروجیکٹ میں انٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بنا کسی ٹھوس مقصد کے اب تک صرف 1.5 سال کے عرصے میں امریکہ نے یوکرین میں $75 ارب جھونک دیے ہوں؟ تیسری ممکنہ واردات ہو سکتی ہے کسی سپر سولجر ٹائپ کی چیز کو جا بجا کرنا یا اس کا ٹیسٹ کرنا، مطلب ایک ایسی چیز جو مشین اور انسان کے ملاپ یا مکسر سے بنی ہو، جس میں انسانوں اور مشینوں دونوں کی خصوصیات موجود ہوں، جو خود کو کسی بڑے پتھر یا چٹان کی شیپ دے سکتی ہو اور بوقت ضرورت ایکٹیو کرنے پر خود کو انفولڈ کر کے کسی مقامی قبائلی یا انسانی روپ دھار کر ایکٹیو ہو اور اس پر نہ تو کسی گولی کا اثر ہوتا ہو نہ ہی بھوک پیاس کا، اور دوڑنے میں بھی آواز کی رفتار سے تیز تر ہو۔ ڈی ایکٹیویٹ کریں تو واپس کسی نیچرل شے کی روپ میں لوٹ جائے یا زیر زمین دفن ہو جائے۔ ذرا سوچیں کہ ان ایکسپیریمنٹس کے لیے افغانستان سے بہتر کون سی سرزمین ہو سکتی ہے، جہاں پر ملک کا 80% رقبہ فلک بوس سوکھے بڑے بڑے پتھروں والے پہاڑوں پر مشتمل ہے، جہاں نہ کوئی رہتا ہے نہ کوئی جانے کا سوچ سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ملک کے آس پاس سارے وہ ممالک آباد ہیں جنہیں امریکہ یا ویسٹ اپنے لیے اور اپنے بچوں کی معاشی مستقبل کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، جیسے روس، چین، ایران، خود افغانستان، پاکستان اور انڈیا وغیرہ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان 20 سالوں میں امریکہ نے ان تینوں پروجیکٹس پر کام کیا ہو، یا پھر ان میں سے ایک بھی نہ ہو اور کوئی چوتھی پاسبلٹی ہو جو ہمارے ذہنوں میں نہیں آ رہی اس وقت۔ یہ امکانات لگتے بہت مضحکہ خیز اور فنی ہیں، مگر ذرا سوچیں امریکہ 20 سال تک یہاں کیا کرتا رہا؟ کھربوں ڈالر کیوں لگائے؟ جاتے ہوئے اربوں کے ویپنز کیوں چھوڑ گیا؟ تاکہ نہ صرف یہ آپس میں لڑتے رہیں بلکہ اس کے پڑوسی بھی ولنریبل رہیں اور ان کا دھیان بٹا رہے۔ افغانستان سے سارے پڑھے لکھے افراد کو نکال کر اسے ان پڑھ گروہ کے حوالے کیوں کیا، اور وہ گروہ عوام خصوصاً لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دے رہا، یعنی تعلیم دشمن ہے۔ اسلام میں تو ایک پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ماں کی کوکھ سے ہی باشعور قوم جنم لیتی ہے۔ آپ مرد و خواتین کی کلاسز الگ رکھ لیں، پردے میں تعلیم کا اہتمام کروائیں، مگر مکمل ان پڑھ رکھنے کا کیا تک بنتا ہے؟ سوچئے گا ضرور کہ امریکہ یہاں آیا کیوں تھا، کیا کر کے گیا ہے۔